बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड ज़ीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ग्राउंड ज़ीरो हर बुध की रात 8 से लेकर 9 बजे प्रोग्राम होता है खैबर न्यूज़ पे। थोड़ा सा डिले हो गया आज प्रोग्राम स्टार्ट होने में, कुछ तकनीकी मसाइल थे। उसकी बेसिस पे हम राब्ता इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कुछ अपने पैनलिस्ट के साथ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो गया, उसके लिए माजरत। लेकिन हम आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर जो टॉपिक अंडर डिस्कशन होगा उसका थोड़ा बहुत आपको हेड्सअप देते हुए चले। पिछले हफ्ते हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से एंड मौसम के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके हवाले से ग्लोबल लेवल पे कुछ डिस्कशन छेड़ी थी। उसके हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर असरात आए हैं, जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसकी वजह से फ्लड्स के ज़रिए, और जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ एंड बलोचिस्तान एंड सिंध, ये जो सारे इफेक्ट हुए इन सारी क्लाइमेटिक चेंजेस के बेसिस पे ये हमने टॉपिक छेड़ा था। ग्लोबल लेवल पे रिलीफ कितना आ रहा है, हमारे जो डिप्लोमेटिक सर्किट के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो कितने एक्टिवेट हो रहे हैं, रिलीफ फंड्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमारी जो हुकूमत है और जो लोकल लेवल पे बॉडीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कितनी तेज़ी है इस चीज़ के अंदर। हमने इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया और इनको डिस्कस करने के साथ साथ हमने थोड़ी बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन भी की और थोड़ी बहुत सेंसिटाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि हमने जो बैरूनी ममालिक जो हैं उनको कैसे एक्टिवेट करना है, उनसे कैसे अपील करनी है और उनसे कैसे हमने रिलीफ और उसके फ़ंड के लिए हमने अपील करनी है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी पिछले हफ्ते। हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से कुछ जर्नलिस्ट एंड उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया था। केपी स्पेसिफिक हमने थोड़ा टॉपिक रखा था, जो केपी के अंदर सिचुएशन है उसको हमने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया था। आज के प्रोग्राम के अंदर जैसे हमने पिछले एपिसोड में थोड़ी बहुत डिस्कशन की कि डिप्लोमेटिक सर्किट में और जो हमारे बैरुल अक़वामी सतह पे जो एक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो अपील चल रही है, वहाँ कितनी एक्टिवेशन है, इसी हवाले से विदाउट एनी फर्दर अडू आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको बताते हुए चले कि आज हमने कनेक्ट किया है UAE से एंड दुबई से स्पेसिफिकली। एंड दुबई में हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टू दुबई, इस वक्त मौजूद हैं हसन अफजल खान साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। और इसके अलावा हमारे जो खैबर मिडल ईस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो मिडल ईस्ट फ्रंट के नाम से प्रोग्राम भी करते हैं दुबई से, जमील मौजूद हैं। जमील को भी हम कहेंगे खुशामदीद ग्राउंड ज़ीरो के अंदर। कौंसल जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, खैबर न्यूज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, अपना तबसरा करने के लिए और ग्राउंड रियलिटी के हवाले से आगाह करने के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो वहाँ बसती है, वो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है बिकॉज द फ्लड्स एंड दिस डेवस्टेशन, वो कितनी सेंसिटाइज है, वो कितना इसके अंदर एक्टिवेट हुई हुई, उनको कितना अंदाज़ा है कि यहाँ जो तबाहकारियाँ हो चुकी हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, और रिलीफ एक्टिविटीज़ क्या तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं या फिर थोड़ी बहुत सुस्ती का शिकार है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। सीधा आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में आपको इल्म होगा हमारी सेकंड लार्जेस्ट जो पाकिस्तान कम्युनिटी है वो यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 16-17 लाख पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं और इनका एक बड़ा, जिस तरह हमारी तमाम कम्युनिटीज़ का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है पाकिस्तान से, इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इन सब की फैमिलीज उधर हैं और इसलिए ये समझना, ये सोचना भी इवन के इनको इल्म नहीं। सर, इस वक्त आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही है। आई थिंक तो टेक्निकल इश्यूज है। कौंसल जनरल साहब, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही है, हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इन द मीन टाइम जमील इकबाल साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। आपने अपने प्रोग्राम के अंदर भी बड़ी कवरेज की है, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर ये रिलीफ एक्टिविटीज़ और ये डोनेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश की है। हमारी अपनी कम्युनिटी भी उसके अंदर इंगेज नज़र आ रही है और उसके अलावा जो ओवरसीज़ के कम्युनिटी के अलावा भी जो बाहर की कम्युनिटी है, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर भी जो एक बाकी कम्युनिटीज़ हैं वो भी एक्टिवेटेड नज़र आ रही है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा, वहाँ कितनी सेंसिटाइजेशन है और किस हवाले से आप कह सकते हैं कि रिलीफ एक्टिविटीज़ पे काम किया जा रहा है? और उसके अलावा जो कम्युनिटी के अलावा भी जो बाहर की कम्युनिटी है, अरब अमारात के अंदर भी जो एक बाकी। जमील इकबाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
क्या देखा और किस हवाले से आप कह सकते हैं कि रिलीफ एक्टिविटीज पे काम किया जाए? कॉन्स्टिट्यूएंट साहब आपकी तरफ वापस आएंगे सर। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज रिपीट कीजिए जो आपने आखिर में बोला था, क्योंकि वो हमारे तक आवाज़ नहीं पहुंची थी। आप हाईलाइट कर रहे थे रिगार्डिंग द रिलीफ एक्टिविटीज फ्रॉम द ओवरसीज पाकिस्तानीज ओवर देयर सर। जी, इस वक्त यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात का चूंकि एक पूरा प्रोसेस है डोनेशंस को इकट्ठा करने का, एक कलेक्शन का एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर यूएई के अंदर इस वक्त तकरीबन 9 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशंस को इकट्ठा कर रही हैं, और उन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द यूएई गवर्नमेंट। और इन सब के इस डोनेशन ड्राइव के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इन तमाम शहरों में, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, दूर दूर तक के इलाकों से पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इन एनजीओ को हेल्प कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। और 9 सितंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इधर ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका इन्होंने टाइटल दिया था कि वी स्टैंड टुगेदर। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इनकी तरफ से ये एक इवेंट था, और इसके अंदर तकरीबन 30,000 बॉक्सेस को पैक किया गया था। और ये जो बॉक्स हैं ये इसमें फूड आइटम्स थे, इसमें मेडिसिन थी, और ये एक फैमिली के लिए तकरीबन 1 महीने का खाने पीने का सामान है इसके अंदर। सो ये एक छोटी सी एफर्ट है जो सिर्फ एक दिन की मेहनत से इधर पाकिस्तान कम्युनिटी और अमाराती लोगों के साथ मिलकर ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। सर मैं चाहूँगा आप थोड़ी बहुत रोशनी डालिए कि कॉन्सुलेट की तरफ से जो आपका ऑब्वियसली डोमेन बनता है उसकी तरफ से क्या डायरेक्ट काविशें रही हैं इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए, और लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन मजीद बढ़ाने के लिए कॉन्सुलेट की तरफ से क्या काविशें रही हैं सर? जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में मैं सिर्फ एक जिक्र ये भी करता चलूँ कि यहाँ पे हमारी एम्बेसी है अबू धाबी के अंदर, और दुबई के अंदर हमारी काउंसलेट है। ये दोनों गवर्नमेंट के जो ऑफिस इधर मौजूद हैं, तो जैसे जैसे हमें अपनी हुकूमत की तरफ से हदायत रिसीव हुई, सबसे पहले हमें ये बताया गया कि फ्लाइट के लिए अकाउंट ओपन किया गया है। फिर उसके बाद हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई कि आपने फ्लाइट के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और किन को प्रायोरिटी पे वहाँ भेजा जाए। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे तक पहुंचती रही, हमने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को यूज करते हुए पाकिस्तान कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें डेली बेसिस पे हमारे काउंसिलर और एम्बेसी को विजिट करता है, हमने उनको उनकी सपोर्ट ली और उनके थ्रू ये तमाम इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से यूएई के कोने कोने तक पहुंचा दी कि हमारे मुल्क को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। सर अगर हम थोड़ा बहुत टेंजिबल अगर कोई नंबर सामने रखें तो किस किस्म की रिलीफ आप लोग उधर गैदर कर सके हैं, एंड अगर हम इसका अमाउंट अगर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकें तो कितना अभी तक रिलीफ इन टोटल हम गैदर कर सके हैं उधर ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए? देखिए जी मैं इसी में एक जिक्र तो ये करता चलूं कि जिस तरीके से हिज आइनस शेख मोहम्मद बिन जायद के फैसले के बाद और उनकी सपोर्ट के बाद यहाँ से एक एयर ब्रिज बनाया गया और पाकिस्तान से फ्लाइट्स नहीं पाकिस्तान, और इस वक्त तक बल्कि एज ऑफ येस्टरडे मैं बोलूँगा, अभी आज का नंबर्स मेरे पास नहीं है, 39 फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान जा चुकी हैं। ये वो फ्लाइट्स हैं जो जिनके पास ना सिर्फ शेल्टर्स हैं, टेंट्स हैं, बल्कि फूड आइटम्स और मेडिकल आइटम्स ये सारे कैरी करके लेकर गए हैं। ये एक तरफ ये वाली एफर्ट है, और दूसरी तरफ मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया कि ये 9 सितंबर को एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर ये तकरीबन 30,000 कार्टन है। ये आप ये समझिए कि तकरीबन 70-80 कंटेनर्स बनते हैं, उसके मुताबिक ये सामान यहाँ से रवाना हो चुका है फॉर रिलीफ एफर्ट्स। और ये एफर्ट एक दिन की नहीं है, ये आज भी एक और एनजीओ ने मिलकर ये एफर्ट की है। यहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई है, वो अपनी एक एफर्ट कर रहा है। तो ये बहुत मैसिव ड्राइव है जिसमें ये मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ इदारे मिलकर एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं विद वन एम टू प्रोवाइड ये रिलीफ आइटम्स, फूड आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल टू पाकिस्तान। सर आपने आइटम्स का जिक्र किया, अगर हम बात करें कैश डोनेशंस के हवाले से तो वो भी सिंपली हो रही हैं या फिर सिर्फ आइटम्स में ही कन्वर्ट किए जा रही हैं सारी चीज़ें?
कैश डोनेशन में असल में चूंकि पाकिस्तान के अकाउंट्स को में ज़्यादा कैश मतलब जो हमने भी कम्युनिटी तक पहुंचाई डिटेल वो पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं, तो उन तक क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान के उन अकाउंट्स में कितने पैसे आए हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं इस वक्त जवाब देने से कासिर हूँ। लेकिन बाकी जो आइटम्स हम यहाँ कलेक्ट कर सकते थे वो मैंने आपको उनके ऊपर बता दिया। सही है। जमील इकबाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। कॉन्स्टेंट साहब, आपकी तरफ एक और सवाल मैं तो थ्रो करता हुआ चलूँ टिल द टाइम वी सॉल्व द इशू ऑन द टेक्निकल साइड जमील इकबाल साहब के साथ। सर, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बताया एंड ये सारी एक्टिविटीज़ पे आपने रोशनी डाली। अब जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात की हम बात करते हैं तो हम इसको एक मिनी वर्ल्ड भी कहते हैं, स्पेशली जब हम अबू धाबी और दुबई की बात करते हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ वहाँ बसती हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोग वहाँ सेटल हुए हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बाकी कम्युनिटीज़ पे अगर हम थोड़ा बहुत रोशनी डालें तो उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन, डिड अ फ्यू कम्युनिटी स्टेप फॉरवर्ड, कोई डोनेशंस उनकी तरफ से, कोई रिलीफ गुड्स के हवाले से वहाँ से कोई एक्टिविटीज़ हुई हैं स्पेसिफिकली? बिल्कुल जी, हमें बहुत सपोर्ट मिली है। हमारे पास मुख्तलिफ स्कूल्स ने अप्रोच किया है, हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे कांटेक्ट किया है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था जब ये 9 सितंबर को यहाँ के 3 शहरों में ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही थी। तो उस एक्टिविटी में अगर हम नेशनैलिटीज को देखते तो मैं बड़ा सेफली कह सकता हूँ कि शायद 30-40 से ज़्यादा नेशनैलिटी के लोग उधर मौजूद थे जो ये मिलकर हेल्प कर रहे थे, पैकिंग में हमें सपोर्ट कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो इतनी सारी नेशनैलिटीज हैं उन सब की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमारी स्टडी। सही सर, आई मीन ऑब्वियसली आपने सिस्टम का बताया, ये जो बीच में एक्टिविटीज़ होती रही हैं, इवेंट्स का आपने हाईलाइट किया, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कुछ ऑब्वियसली कमी बेशियाँ भी होंगी एंड उन कमी बेशियों पे भी मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत आप हाईलाइट करें ताकि यहाँ से भी अगर कोई चीज़ हम मज़ीद फिक्स कर सकते हैं या फिर वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जिसमें मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम द यूएई गवर्नमेंट, उसके हवाले से भी मैं चाहूँगा थोड़ी आवाज़ उठाई जाए। दे मस्ट बी अ लॉट ऑफ सेक्टर्स हेयर एज वेल एंड उधर भी जो अभी मज़ीद एक्टिवेट हो सकते हैं, मज़ीद सेंसिटाइज हो सकते हैं, तो उस पर भी रोशनी डालिएगा कि कौन सी कमी बेशियाँ हैं, कौन सी अभी ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहाँ गुंजाइश है मज़ीद बेहतरी की। देखिए, एक तरफ से तो इसको अगर हम आपके सवाल को 2 एंगल से डिस्कस कर लेते हैं। एक जो यूएई की तरफ से जो हमें सपोर्ट है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि यूएई ने पूरी दुनिया को लीड किया है। किसी मुल्क ने हमें इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, किसी मुल्क ने किसी इस तरीके से इस ह्यूज नंबर पे डोनेशंस पाकिस्तान नहीं भेजी। मेरी ये एस्टिमेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब ये हमारी हुकूमत ने लोगों तक ये खबर पहुंचाई कि ये फ्लड्स के लेवल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, नुकसानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सो यूएई के जो प्रेसिडेंट थे, आई बिलीव इज द फर्स्ट वन जिसने ये अनाउंसमेंट की। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यूएई की तरफ से तो मेरे ख्याल से हम हमेशा शुक्रगुजार ही रहेंगे इनकी इस काम पे, और हम समझते हैं कि उनकी ये जो डोनेशन, ये जो सपोर्ट है, ये जारी रहेगी टिल ये हमारा प्रॉब्लम हम इससे मुकम्मल तौर पे हम इसको एड्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि कोई कमी बेशी नहीं है, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स ये हम अगर अपने एंड पे सोचें तो देखिए, अगर हम आज भी मीडिया में ये सुनते हैं कि कोई फैमिली ऐसी है जिसको फूड नहीं मिल सका, मेडिसिन नहीं मिल सकी, पानी नहीं मिल सका, तो ये जान के दुख होता है। और मेरे ख्याल से हमें उसके ऊपर थोड़ा काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये तमाम डोनेशन जो पूरी दुनिया से हमें रिसीव हो रही हैं, ये फ़ौरन हम अपने आवाम तक, अपने लोगों तक जो लोग अफेक्ट हुए इस फ्लड से, उनको जल्द से जल्द पहुंचा सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है ग्राउंड ज़ीरो के अंदर। ब्रेक से वापस आने के बाद जमील इकबाल साहब से उनका तजर्बा भी हम पूछेंगे, उनका जो आंखों देखा हाल है, अपने प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कवरेज भी की, ऑन ग्राउंड मौजूद भी थे।
दुबई में इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं खैबर मिडल ईस्ट के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। कौंसल जनरल साहब हसन अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त छोटा सा वक्फा हमने लेना है ग्राउंड जीरो में। विल बी राइट बैक। मेरा गुजर खान, मेरी पहचान। गुजर खान की तारीखी GT रोड पर वाक़े इस्लामाबाद की जानिब प्रिज्म टाउन गुजर खान, जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलियात के साथ एक मुकम्मल नया शहर, कुशादा सड़कें, गेटेड कम्युनिटी और बेहतरीन टाउन प्लानिंग, ज़ेरे जमीन बिजली की तरसील, पानी और सूरज का बेहतरीन निजाम, जदीद सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट्स, मस्जिद, स्कूल, शॉपिंग मॉल और पार्क्स, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। सरप्राइज, अभी बाटा जाएं और फ्लैट 40% डिस्काउंट पाएं। सरप्राइजिंगली बाटा। अपनी मट्टी, अपना घर, मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। ग्राउंड जीरो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है कैवान हामिद। हम डिस्कस कर रहे हैं रिलीफ एक्टिविटीज़ ऑल द वे फ्रॉम UAE एंड दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल हसन अफजल खान साहब और उसके अलावा हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट खैबर मिडल ईस्ट के जमील इकबाल साहब। जमील इकबाल साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी सर। जमील भाई, हमें बताइए, आपने प्रोग्राम में भी कवर किया, मिडल ईस्ट फ्रंट के नाम से आप प्रोग्राम करते हैं, और उसके अलावा आप ऑन ग्राउंड मौजूद भी रहे हैं। रिलीफ एक्टिविटीज़ का जो आंखों देखा आपका एक जो था सिचुएशन थी, हमें उसके बारे में बताएं। आपने क्या देखा, किस तरह की एक्टिविटीज़ आपके सामने आई, उसके अंदर लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, एंड बताइए अपना एक्सपीरियंस। जी सर, मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए धड़कता है। जब भी पाकिस्तान में और पाकिस्तानी अवाम पर कोई कड़ा वक्त आया है, कोई आजमाइश कड़ी आई है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम ने हमेशा पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ दिया है। 2005 का ज़लज़ला ले ले, जब पर लाखों लोग मयाजल बन गए थे। 2010 का सैलाब देख, जहाँ पे बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, कई देहात और गाँव सफेहस्ती से मिट गए थे। लेकिन ये जो 2022 का सैलाब है, इसकी शिद्दत 2010 के सैलाब से ज्यादा है। जो तबाहकारियां सैलाब की वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही सैलाब की सूरत हाल हुई तो जिन जिन ममालिक ने सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है या पाकिस्तान के साथ इमदाद की पेशकश की है, भरपूर इमदाद की पेशकश की है, तो उनमें जो मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के लिए खिदमत है और पाकिस्तानियों से वालियाना मोहब्बत है, तो वो तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। जैसे CG साहब ने फरमाया कि यहाँ पे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो प्रेसिडेंट है UAE के, उन्होंने 3000 टन जो फूड आइटम्स है, मेडिकल सप्लाईज है और शेल्टर्स सप्लाईज है, जिसमें खेमे वगैरह है, तो वो पहले दिन अनाउंस किए थे। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एड पहुंची है पाकिस्तान में 28 अगस्त को, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की फ्लाइट पहुंची। यहाँ पे हुकूमत के अलावा अवाम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो मिनिस्टर है हिज एक्सेलेंसी शेख नाहियान बिन मुबारक, उसने भी अपनी तरफ से $10 मिलियन के एड का ऐलान किया है। तो ये एड जो है ये बहुत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो UAE की मोहब्बत है। पिछले दिनों 10 सितंबर को यहाँ पे 3 मुख्तलिफ लोकेशंस पे, शारजाह में, एक्सपो सेंटर दुबई में और जो एग्जीबिशन सेंटर अबू धाबी में डोनेशन कलेक्ट करने की एक दिन की ड्राइव थी।
जहाँ पे हमने देखा कि न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात के मुवातिन लोग, यहाँ के जो लोकल्स है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं वो आ रहे थे और मुख्तलिफ चीजें जो है वो डोनेट कर रहे थे। और यहाँ पे जो मैं बताता चलूँ कि ये जो एयरलाइंस है यहाँ की, एमिरेट्स एयरलाइन या इत्तेहाद एयरवेज, तो उसने फ्री कार्गो जो ये रिलीफ आइटम्स है, जो इमदाद है, उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ्री डिलीवर करने का उन्होंने अनाउंस किया है। हुकूमत और अवाम के अलावा जो यहाँ पे मुख्तलिफ एंटिटीज है, मुख्तलिफ कंपनीज है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो भी बड़ा अपना रोल प्ले कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरह से इमदाद की कोशिश कर रहे हैं। जमील भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो बाकी ममालिक के बासी बसते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, उनकी तरफ से कितनी काविशें रही हैं? मैंने कौंसल जनरल साहब से भी ये सवाल पूछा। आपके नज़र से कोई ऐसी ऑब्वियसली सामने एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें बाकी ममालिक के लोग भी आगे बढ़ के आए होंगे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि और कौन से ममालिक हैं स्पेसिफिकली जो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के जो स्ट्रगलिंग अवाम है, जो इस डेवस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उनके लिए बढ़ चढ़ के आगे हैं, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे आगे हैं, और कौन से ममालिक के लोग थे जो आगे आए? जी, तकरीबन मुत्तहिदा अरब अमारात की जब हम बात करते हैं या दुबई की बात करते हैं, ये तो एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के लोग जो है वो बसते हैं। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई हेल्प, कोई एड के लिए अनाउंस होता है, तो न सिर्फ यहाँ के जो नेशनल है, बल्कि ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कोने कोने में जो लोग हैं, वो सब इसी जज्बे के तहत और उसके में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन कौन से ममालिक के थे, लेकिन ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट के ममालिक, बाकी दूसरे अरब ममालिक और ज्यादातर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यूएई की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन तो पाकिस्तान के लिए ये है कि 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानियों को यहाँ पे बाइज्जत रोजगार दिया है, तो वो भी एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो मुख्तलिफ यहाँ पे बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं, वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भी ये एड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने देखा कि सोशल सेंटर शारजाह, सोशल सेंटर दुबई, पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान कौंसलेट, सीजी साहब ने कहा यहाँ पे ये डोनेशन कलेक्शन के लिए वो मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, वहाँ पे जमा कर रहे हैं और वहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं। दूसरी पाकिस्तान मैं चाहूंगा थोड़ा सा, मैं एक सवाल कौंसल जनरल हसन अफजल साहब आपकी तरफ में आना चाहूँगा। सर, मिसाल तो बिल्कुल मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बनाई जा रही है डोनेशन के हवाले से, एंड वो ब्रदरहुड के हवाले से भी बहुत अच्छी मिसाल बनाई जा रही है। आई एम श्योर दिस इज सेटिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द अदर कंट्रीज एज वेल कि किस तरीके से बढ़ चढ़ के रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया जा रहा है, डोनेशंस जमा की जा रही हैं, बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सर, जो लोग डोनेट कर रहे हैं, जो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ की तरफ से, कम्युनिटी सेंटर्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से डोनेशंस आ रही हैं, उनकी यकीन दहानी के लिए और जिन लोगों तक ये आना है उनकी यकीन दहानी के लिए इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये सारी चीज़ें डिज़र्विंग लोगों तक पहुंच रही हैं और इस तरीके से पहुंच रही हैं। वो प्रोटोकॉल क्या है, वो व्हाट आर दी SOPs जिसके बेसिस पे आप हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको एक यकीन दहानी दिला सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से निकल के यहाँ तक ऑन ग्राउंड डिज़र्विंग लोगों तक पहुँच रही हैं। हसन अफजल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपको जी जी जी, सॉरी। अच्छा, आपकी असल में सवाल मैंने दरमियान से पिक किया, इसलिए मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं। मैं लेकिन आपका सवाल समझ गया हूँ जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बोलिए। अच्छा, देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर मैं इस चीज़ पे मुझे जो हमारे पास इस वक्त इंफॉर्मेशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसी तरीके से जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो इन एड्स को कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है।
और उससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। सो हमारे पास इस वक्त हमारा बड़ा क्लोज कांटेक्ट है विद NDMAs और दोनों PDMAs के साथ भी, और उनके फोकल पॉइंट्स नॉमिनेटेड हैं फॉर दिस एड कलेक्शन। और जो हमारे पास कहीं और से भी अगर कोई पाकिस्तान कम्युनिटी भी कोई अपने तौर पे कोई सामान भिजवाती है तो वो डायरेक्ट हम उन तक थ्रू करते हैं। इसके अलावा मैं साथ साथ ये भी एक चीज़ मेंशन ज़रूर करता चलूँ कि इसमें PIA की तरफ से भी एक सपोर्ट है। PIA भी ये सामान वगैरह और ये डोनेशन के इक्विपमेंट जो है ये पाकिस्तान लेके जा रहा है, ठीक है। सो हमारा जो मकसद है वो ये मुकम्मल तौर पे अपने तमाम कम्युनिटी को इधर मुकम्मल इंश्योर कराना है कि ये जो सामान है ये बिल्कुल जायज़ तरीके से जो हकदार लोग हैं उन तक ही पहुंच रहा है थ्रू आर NDMAs और PDMAs के थ्रू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्सुल जनरल हसन अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जमील इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन ग्राउंड ज़ीरो ऑल द वे फ्रॉम दुबई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने चीज़ों पे रोशनी डाली एंड मज़ीद आगाही क्रिएट की हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। एंड जहाँ तक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और हमने आज जिस तरह दुबई से दो ऐसे अफराद को लिया अपने प्रोग्राम के अंदर, ये करने का मकसद ही यही था कि हम जो एक डिप्लोमेटिक सर्कल से अपील कर रहे हैं एंड बैरून जो ममालिक हैं उनसे अपील कर रहे हैं फॉर रिलीफ एक्टिविटीज़, फॉर मॉनेटरी एक्टिविटीज़, एंड जिस तरीके से भी डोनेट किया जा सकता है थ्रू रिलीफ गुड फॉर दैट मैटर, वो तो हम साथ साथ करें। लेकिन जो ममालिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इन चीज़ों के अंदर, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकियों के लिए, उनको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। उनको भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए मज़ीद हाईलाइट करके एज एन एग्जाम्पल पेश करना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कवरेजेस हम अपना जो हमारा चैनल है खैबर मिडल ईस्ट जो दुबई से हम कर रहे हैं, वहाँ उन प्रोग्राम्स के अंदर भी करते हैं, मुतल्लिका लोगों को इनवाइट भी करते हैं एज गेस्ट इन दोज प्रोग्राम्स एज वेल, एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं साथ साथ कि किस तरीके से रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया जा रहा है, नॉट जस्ट थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ऑब्वियसली हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ते इस तरह की अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए हमारे मुल्क के ऊपर, और उसके अलावा जो बाकी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे बीच में कॉन्वर्सेशन में मेंशन भी किया गया कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने सही एक भाईचारे का मुजाहरा किया एंड साबित किया कि मुश्किल वक्त के अंदर हमेशा वो आगे बढ़ते हैं एंड पाकिस्तान का साथ देते हैं। और इस वक्त जितना सपोर्ट भी है, जितना भी मिले वो कम है, एंड पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल एक दौर से गुजर रहा है। माशी हालात ऑलरेडी हमारे ख़राब थे, उसके बाद एक ऐसा डिज़ास्टर आया जो मैं पिछले एपिसोड में मेंशन किया था, इस एपिसोड में मैं दोबारा ऑलमोस्ट हर एपिसोड में मेंशन ये दोबारा करूँगा। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो मैं नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं डालूंगा, और अक्सर एक्सपर्ट्स भी अब नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं डाल रहे हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों की, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, कुछ बड़े बिजनेसमैन की लालच के बेसिस पे क्रिएट किया गया है ग्लोबल लेवल पे, जिसका जो असर है और जिसकी जो सारे असरात हमारे लोगों पे हैं वो नज़र अब आ रहे हैं, पाकिस्तान पे नज़र आ रहे हैं, हमारे रीजन के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये वो किया करम है जो हमारा अपना नहीं है, लेकिन हमें इसका सफ़र करना पड़ा है, हमें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, हमें जाने गंवाना पड़ रहा है, और साथ साथ हमें जो मौशी एक इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस रिलीफ एक्टिविटीज़ की अपील के साथ साथ इस चीज़ को भी दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसकी तरफ से डेफिनेटली ये कहा भी गया जब जनरल सेक्रेटरी आए थे यूनाइटेड नेशंस के, उनके सामने भी मेंशन किया गया कि ये हमारा करना नहीं है, लेकिन इसका सिला हमें फेस करना पड़ रहा है, और हमें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तबाहकारियों का एक एक्सपीरियंस करना पड़ा है, और हमें इससे निकालने के लिए उन्हीं ममालिक की ज़रूरत है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका कसूर है एक हद तक आप कह सकते हैं, तो उनको बढ़ चढ़ के अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, फ़र्ज समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हमने UAE के हवाले से आपको आगाह किया। अब ख़वातीन हज़रात एक और हम टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। टॉपिक वही है, लेकिन अब हम ज़रा लोकल लेवल पे इसको लेके जाएंगे, KP की तरफ हम लेके जाएंगे। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोविंशियल टू नेशनल टू इंटरनेशनल कनेक्टिविटी क्रिएट करते रहे साथ साथ, ताकि आवाज़ जितनी मेन स्ट्रीम कर सकें ऐसे इलाकों की, ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ की, स्पेशली KP की, जो वैसे बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा जिनको टाइम नहीं मिलता।
अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोहिस्तान के हवाले से। हमारी खैबर न्यूज़ की टीम एंड खुसूसन जो 2 नुमाइंदे हैं वो गए कोहिस्तान के हाल ही में, वहाँ उन्होंने कवरेज भी की, लोगों से भी बात की, वहाँ जो एक्चुअल सिचुएशन है ऑन ग्राउंड उसको भी कवर किया। कितना वो जो एक पसमानदा इलाका है कितना वो इफ़ेक्ट हुआ है फ्लड्स की वजह से, कितना वहाँ के लोग इसकी वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, कितना उनके रोज़गार इफ़ेक्ट हुए हैं, कितनी जानें उन लोगों ने गंवाई हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं ग्राउंड ज़ीरो के अंदर, वक्फे से वापस आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे अमीर मिशाल और इस्माइल, एंड उन दोनों से हम डिस्कस करेंगे कि उनका क्या तजर्बा रहा कोहिस्तान के अंदर जब उन्होंने रिसेंटली विज़िट किया। खैबर न्यूज़ वाहिद इदारा है जो कोहिस्तान जाके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कवरेज करके आया है, लोगों से बात की, एक्चुअल सिचुएशन दिखाई है। बाकी मेन स्ट्रीम चैनल्स ऑब्वियसली उनकी अटेंशन डाइवर्टेड है टू अदर इशूज़ एज़ वेल, लेकिन हमने डेडिकेटेड प्रोग्राम्स के ज़रिए, रिपोर्टिंग के ज़रिए, बुलेटिन्स के अंदर जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हमने कोहिस्तान के उस इलाके को कवरेज दी, हाईलाइट किया, जिसको अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी मीडिया के ऊपर इग्नोर किया जाता है। ये सब कुछ होगा ग्राउंड ज़ीरो में एक छोटे से वक्फे के बाद। मेरा नाम है केवान हामिद, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। मेरा नाम है केवान हामिद। आपको लेके चलते हैं जी दुबई से। अब सीधा हम एक ऐसे इलाके के हवाले से डिस्कशन करेंगे जो एक पसमानदा इलाका तो है लेकिन एक इग्नोर्ड इलाका है, उसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। उस इलाके के हवाले से ज़्यादा मेन स्ट्रीम कवरेज नहीं हुई है, उस इलाके में जाके ज़्यादा लोगों ने कवरेज नहीं की है, उस इलाके को कंजर्वेटिव भी समझा जाता है, उस इलाके को बहुत ज़्यादा मजहबी एक लेवल से कहा जाए तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट उसके ऊपर टैगलाइंस भी लग जाती हैं कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिज़म है, बहुत ज़्यादा लोग पर्दा रखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, इतनी तालीम का इतना रुझान वहाँ पे नहीं है, वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ रोज़गार के इतने मौके नहीं हैं, लोग डिपेंड एग्रीकल्चर पे करते हैं या फिर उस पे करते हैं, कैटल पे करते हैं, जानवरों के साथ और एग्रीकल्चर के साथ और खेतों के साथ ज़्यादा उनका रहता है। बाकी कोई ज़्यादा इतनी मौके नहीं है रोज़गार के। उसके अलावा लोग अपनी उस माइंडसेट से निकलने की कोशिश भी नहीं करते। कल्चर है जिसकी बेसिस पे लोग, कहा यह जाता है कोहिस्तान के हवाले से कि ये 21वीं सदी में भी अभी नहीं एंटर हुआ, फॉर दैट मैटर 20वीं सदी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं नज़र आती हैं वहाँ पे कि ये डेवलप हो रहा है, एडवांस हो रहा है, वहाँ अवेयरनेस है, एजुकेशन है कि नहीं है। इस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो सैलाब की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम में तब्दीलियों की वजह से जो कोहिस्तान में तबाहकारियाँ हुई हैं, बाकी इलाकों पे बहुत ज़्यादा आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा होगा, बहुत कवरेज हुई है। आपने देखा होगा कि उन इलाकों में जाके बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने जाके भी कवरेज की है। लेकिन कोहिस्तान एक ऐसा इलाका है जिसको कवर करने के लिए, डेडिकेटेड अटेंशन देने के लिए, एक्सक्लूसिव अटेंशन देने के लिए खैबर न्यूज़ ने बेड़ा उठाया और खैबर न्यूज़ वहाँ पहुँचा। और हमेशा की तरह खैबर न्यूज़ ऐसे इलाकों में हमेशा पहुँचा है जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया जाने से थोड़ा बहुत कतराता है, या फिर उनकी वो एजेंडा में नहीं होता है, या फिर वहाँ तक पहुँचना उनको लगता नहीं है कि इट्स वर्थ इट। लेकिन हमारे 2 ऐसे सिपाही हैं जो वहाँ पहुँचे। हमारे साथ मौजूद है अमीर मिशाल और मलिक इस्माइल। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे जी ग्राउंड ज़ीरो में। शुक्रिया सर। मलिक इस्माइल आपकी तरफ पहले आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बताइए आपका कैसा तजर्बा रहा शुक्रिया सर। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने तक का बताएं। पेशावर से आप निकले, आप कोहिस्तान की तरफ गए, रास्ता कैसा था, कितनी आसानी से, कितनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे, और जब पहुँचे तो आपने वहाँ क्या देखा? असल में सर जब हम जा रहे थे तो जहन में एक नक्शा था, क्योंकि हमने देखा था कि उधर के लोग जो 5 दोस्त खड़े थे एक दरिया पे, कोई उसको निकाल नहीं रहा था। तो मैं अमीन को यही बता रहा था कि हम जिधर जा रहे हैं मुझे तो ये मालूम नहीं कि कितना दूर होगा, लेकिन तकरीबन 8-9 घंटे सफ़र करके जब हम उधर पहले दुबीर पहुंच गए, जहाँ पे ये 5 दोस्त जो थे जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी, तो हमने पहले सबसे पहले वहाँ का विज़िट किया। जब हम उधर चले गए तो हमने देखा कि तकरीबन 500 गज तक रोड ठीक है, बाकी सारा रोड ख़राब है, क्योंकि वहाँ के लोग नाले के ऊपर रहते हैं और तकरीबन 35-40 गांव ऐसे हैं जो इस सैलाबी रेले में बह गए। लेकिन बावजूद इसके कि हमने बस उधर से स्टार्ट ले ली, लेकिन कोई आइडिया हमारे जहन में था ही नहीं कि यहाँ के लोगों को कल्चर कैसा होगा, क्योंकि हमने तो सुना होगा कि ये लोग पत्थरों के ज़माने में रहते। लेकिन जैसा कि उन लोगों ने हमें अपने दरमियान पाया तो
जब वो लोग हमें पहचान रहे थे तो मैं अमीन को यही बता रहा था कि और चैनल अगर इधर लोग ना देखे लेकिन खैबर न्यूज़ एवीटी चैनल इधर लोग देखते, क्योंकि हमारी पहचान तो खैबर न्यूज़ एवीटी चैनल से है ना, खैबर टीवी से। तो लोग रो रो के हमें अपना वो फरियाद बता रहे थे कि तकरीबन सैलाब की 14-15 दिन गुजर गए, लेकिन बावजूद इसके कि सिर्फ वज़ीर आला साहब पटन उधर एक इलाका है जो ज़्यादा डेवलप है वहाँ तक आया है, और उसके अलावा कोई और ना मीडिया वाले आए इधर, जो भी आते हैं सिर्फ इस पुल से कवरेज करके वापस चले जाते हैं। लेकिन वाहिद ये खैबर टीवी खैबर न्यूज़ है कि यहाँ के लोग हमारे पास आए और हमारी मसाइल या हमारे पे जो तकलीफ गुजरी है ये आज लोगों को दिखाएंगे। वो लोग हमें बच्चों की तरह इस तरह ये एक एक चीज़ दिखा रहे थे कि ये बाज़ार है, ये हमारी दुकानें थी, यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, सैलाब ऊपर से आ गई और हमारा सब कुछ ले गया। ठीक है, लेकिन मैं इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा मैं अमीन मशाल को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाऊँ। अमीन, हमें बताइए कोहिस्तान की अगर हम लोकेशन की बात करें, ज़रा जोग्राफी की बात करें, तो इसको गिलगित बल्तिस्तान का दरवाज़ा भी कहा जाता है। जैसे दी एक्सेस टू द काराकोरम हाईवे एज वेल, बल्कि वहाँ से गुजरती भी है काराकोरम हाईवे। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो मानसेरा लगता है, एक साइड पे देखें तो मालाकंड की एक डिवीज़न लगती है। तो अगर लोकेशन वाइज देखें तो ऐसे ऐसे इलाके लगते हैं जिनको इतना इग्नोर नहीं किया जाता, डेवलपमेंट भी नज़र आती है। इन सब के बीच में भी प्लेस होने के बावजूद अमीन मशाल ऐसा क्यों है कि ये इग्नोर किया जाता है इलाका? ऐसा क्यों है कि एक परसेप्शन बनी हुई है कि इलाके के हवाले से कि यहाँ का तो जो कल्चर ऐसा है, ये तो स्टोन एज में रह रहे हैं, पत्थरों के ज़माने में रह रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, तालीम की कोई रुझान ही नहीं है और इंतज़ामिया बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं है। इसके हवाले से आपने वहाँ जाके क्या एक्सपीरियंस किया? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया, और इंतहाई अहम शाहराए काराकोरम को अगर हम देखें जो गिलगित बल्तिस्तान का बिल्कुल गेटवे है कोहिस्तान, तो इसको ना सिर्फ रवां साल के सालाना बजट में बल्कि हर साल अगर हम देखें तो इसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया है। सर मैं यहाँ पे ये भी ऐड करता चलूँ कि कोहिस्तान में मीडिया की रसद और कवरेज वो बिल्कुल ज़ीरो है, और जहाँ पे मीडिया की रसद और कवरेज नहीं होगी तो वहाँ पे हुकूमत की तवज्जो भी बिल्कुल कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर न्यूज़ की टीम को ये एजाज़ जाता है कि हम वहाँ जाके एक हफ्ता गुजारा, मुख्तलिफ एरियाज गए, हमने ऐसा तहसील नहीं था कि जहाँ का दौरा हमने नहीं किया, जहाँ के मुतासरीन के साथ हम नहीं मिले। हम जहाँ जाते थे तो लोग झपट पड़ते थे खैबर न्यूज़ का लोगो देख के हमारी आवाज़ खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत तक पहुँचाए कि हम भी इस सूबे का हिस्सा है, हमें भी हमारे हुकूक दिए जाए। बावजूद इसके कि अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कोलाई पालस कोहिस्तान के तकरीबन 3 सूबाई मेंबरान, 1 कौमी मेंबर, और अब हालिया जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात हुए तो 200 के करीब वहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इलाका अभी तक पसमानदा है। वहाँ पे इंतज़ामी उमूर अगर देखें तो इंतज़ामी उमूर में भी इस हद तक मसाइल के डिप्टी कमिश्नर हमें खुद बताते थे कि आप खुदारा इन मसाइल को उजागर करें ताकि हुकूमत इन तरफ थोड़ी सी वो देखे, क्योंकि हैसियत के मसाइल वो ज़्यादा है, तालीम के मसाइल वो इस हद तक के 1% भी एजुकेशन वहाँ पर नहीं। मैं सर ये एक वजह भी आपको बताऊं कि हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकता है कि वहाँ के लोग खुद नहीं चाहते थे कि हमारे इलाके में तरक्की हो। क्योंकि मैं एक बंदे की डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हम पुलिस और फौज वालों को काफिर समझते थे कि जो भी पैंट पतलून वो पहनता और हमारे इलाके में आता तो हम उसको काफिर गर्दानते थे। अब कहीं जाके तो हमारे लोग वो नीचे गए और तालीम हासिल की तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि हम तो बिल्कुल दुनिया से अलग थलग है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हुकूमत हमारी यहाँ पे तरक्याती काम करे, लेकिन अब हुकूमत नहीं आ रही। हम वहाँ पे जब कवरेज कर रहे थे कियाल नाले तो तकरीबन 500 के करीब घर वो सैलाबी रेले में बह गए थे। तो उन्होंने बताया कि ये तकरीबन कोलस पालाई के बिल्कुल करीब ही है ये तहसील, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब से शिकायत की कि वो पटन तक आए
और हमारा हाल ही नहीं पूछा। सर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज तक अभी तक जो जितनी भी इमदाद खैबर पख्तूनख्वा तक ये मौसूल हुई है, कोहिस्तान तक वो इमदाद 1% भी नहीं पहुंची। सर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वहाँ पे जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही है तो तमाम तर जितनी फलाही तंजीमें हैं जो पंजाब और इस्लामाबाद से होकर वहाँ पे आती है, तो हमने वहाँ पे खुद देखा कि तमाम तर जितने भी फलाही तंजीमें थी वो खैबर पख्तूनख्वा के भी उसमें मतलब एक ही वो फलाही तंजीम हमें नजर आई और वो अलखिदमत फाउंडेशन। इसके अलावा भी यहाँ के लोग मलिक इस्माइल आपसे भी पूछना, वक्त बड़ा कम है हमारे पास। मलिक इस्माइल मुझे बताइए, जो वहाँ की वैसे पहले से जो सहूलियात है उन पर थोड़ी रोशनी डालिए। सेहत से मुतल्लिक अगर मैं बात करूँ, अस्पतालों की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, क्या ऐसी कोई सहूलियात हैं या फिर उनको अपने इलाके से बाहर ट्रैवल करना पड़ता है ऐसी सहूलियात के लिए? अब ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला है ये कि अगर उनके इलाके में वो सहूलियात मौजूद नहीं है, मुयसर नहीं है, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है बाकी इलाकों में। ट्रैवल करने के लिए सड़कों का भी हाल बुरा है। तो असल में अभी क्या कितनी सहूलियात हैं उनके पास, कितने ऐसे इदारे हैं, कितने ऐसे हस्पताल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं? क्या इस हवाले से क्या इंतज़ामिया ने कोई काम किया है या फिर बहुत बुरा हाल है? सर अगर देख लिया जाए तो जैसे हम उधर रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मैंने खैबरवाज की सोचा, मैंने कहा चलो इधर हेल्थ पे या एजुकेशन पे काम करते। तो 3 पॉइंट मैंने सर अपने पास रखे है कि वहाँ पे सिर्फ एक RHC है, रूरल हेल्थ सेंटर जो है, वहाँ पे डॉक्टर तो है ही नहीं, लेकिन एक प्राइवेट NGO ने उसको ठेके पे लिया है जो उसमें मुरम्मत का काम करते। तो हेल्थ के अलावा जो दासू है जहाँ पे DPO साहब से लेकर डिप्टी कमिश्नर यहाँ तक जो हमारे वकला है, मतलब सारा तहसील का जितना भी मशीनरी है वही दासू में। वहाँ पे सिर्फ एक अस्पताल है RHC जो ना होने के बराबर है क्योंकि लोग नहीं होते। असल में वहाँ पे एक और कॉलेज है जो तकरीबन 2002 में बना है, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ चौकीदार रहता है, स्कूल के उस्ताद ना स्टूडेंट वो भी नहीं है। इसके अलावा हमने वहाँ पे जब डॉक्टरों से बात की, एक मुकामी बंदा भी मलिक इस्माइल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त बहुत कम था इसलिए हमें वाइंड अप करना पड़ा। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आज प्रोग्राम के अंदर टाइम मैनेजमेंट थोड़ी हमारे लिए मुश्किल थी। ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज का प्रोग्राम आपने देखा। फीडबैक देने के लिए आप हमारे जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं खैबर न्यूज़ के ऑफिशियल, उन पर आप फीडबैक दे सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं खैबर न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए, वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। आज हमने ग्राउंड ज़ीरो के अंदर दुबई से कांटेक्ट किया, कौंसल जनरल दुबई मौजूद है हमारे साथ हसन अफजल साहब। उसके अलावा हमने दुबई से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट थे खैबर मिडल ईस्ट के जमील इकबाल साहब, उनसे भी कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद हम कोहिस्तान गए। कोहिस्तान के हवाले से हमारे जो 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे अमीन मशाल और मलिक इस्माइल ने अपना तजर्बा शेयर किया। आज के ग्राउंड ज़ीरो के अंदर ये इंटेग्रल इशूज़ को हमने छेड़ा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और सब्जेक्ट के साथ, एक और टॉपिक के साथ और मज़ीद मेहमानों के साथ। मुझे केमान हामिद को दीजिए इजाज़त। ग्राउंड ज़ीरो से अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।